वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक से जुड़ा बड़ा अपडेट। जेपी नड्डा की बैठक के समय हुआ परिवर्तन। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक लेंगे जेपी नड्डा। पहले शाम को 7 बजे से होने वाली थी ये बैठक। सदस्यता अभियान को गति देने के लिए बैठक में देंगे दिशा निर्देश। साथ ही आगामी उपचुनाव की रणनीति पर करेंगे महत्वपूर्ण चर्चा। सीएमआर से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी बैठक में मौजूद होंगे। बैठक में सांसद, पूर्व सांसद, सांसद प्रत्याशी, विधायक, पूर्व विधायक, जिला प्रमुख, मेयर, उप महापौर के साथ प्रदेश सदस्यता अभियान की टोली, प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अपरिहार्य कारणों से चल गया था नड्डा का जयपुर दौरा, लेकिन अब इसे कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक लेने वाले हैं। सीएमआर से जुड़े मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, ये मुखिया भी जुड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ेंगे। बैठक में सांसद, पूर्व सांसद भी हिस्सा लेंगे। मेयर, उप महापौर के साथ प्रदेश सदस्यता अभियान की टोली होगी। प्रदेश पदाधिकारी होंगे। अपरिहार्य कारणों से पहले नड्डा का जयपुर दौरा टला और इसलिए अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने आप में बेहद खास बैठक मानी जा रही है। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा खास बैठक लेने वाले हैं। समय में परिवर्तन जरूर हुआ है। अब दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक लेंगे जेपी नड्डा। पहले शाम को 7 बजे से होने वाली थी, 7 बजे बैठक होने वाली थी, लेकिन अब 12 बजे सदस्यता अभियान को गति देने के लिए बैठक में दिशा निर्देश देंगे। साथ ही योगेश शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, क्योंकि किसी वजह से पहले दौरा टला जयपुर आने का, फिर अब समय में परिवर्तन, तो जरा विस्तार से बताइए कितना महत्वपूर्ण ये खास बैठक रहने वाली है, जिसमें मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सांसद, पूर्व सांसद और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। देखिए पूनम, पूरी तरह ये फोकस है बैठक का सदस्यता अभियान को लेकर, और दोपहर 12 बजे के लगभग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दोनों ही सीएमआर से वीसी के जरिए जुड़ेंगे। बीजेपी के जनप्रतिनिधि वो भी जुड़ेंगे, जो जहां पर है वहां से भी जुड़ सकता है, कार्यालय में भी आकर जुड़ सकता है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक बड़ी वृहद बैठक होगी, जिसके जरिए सदस्यता अभियान को लेकर तमाम जो जिला के संयोजक हैं, प्रभारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, मंत्रीगण हैं, वो सभी इस वीसी के जरिए जेपी नड्डा से रूबरू होंगे। सदस्यता अभियान की गति, सदस्यता अभियान का अब तक की समीक्षा को करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से पूरे इस कार्यक्रम के पीछे का मकसद यही है कि 15 अक्टूबर जो दूसरा चरण अभी चल रहा है, 1.25 करोड़ का लक्ष्य है। और 1.25 करोड़ का जो लक्ष्य होता है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम 51 या कुछ और बूथ है, 51,000 से ज्यादा, उन पे भी अगर पर बूथ 200 मेंबर बनाए जाते हैं, तो भी आप अगर आंकड़ा लगाएंगे तो वो 1.25 करोड़ नहीं बैठता है। तो ये एक तरह से, और कई बूथ ऐसे हैं, मतलब जहां पर मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं हो सकता कि कई बूथ ऐसे हैं जो जहाँ माइनॉरिटीज रहती है, मुस्लिम वर्ग रहता है, उन बूथों पर जयपुर शहर में 30 बूथ ऐसे हैं जो मुस्लिम प्रभावित इलाके हैं, जहाँ पे बीजेपी को 200 सदस्य बनाने में भी बहुत आसान काम नहीं है। अब इतना बड़ा लक्ष्य लेकर तो योगेश जी, क्या उन बूथों को छेड़ने की कोशिश की जाएगी या फिर यूं ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सभी समाज को लेकर आगे चला जाए, ये कोशिश तो एक बार होनी चाहिए। देखिए पूरा बहुत तार्किक सवाल है आपका और सदा हुआ सवाल है, सबको साध रहा होगा, लेकिन जो 200 का फिगर है पर बूथ पर, वो मुझे लगता नहीं उन बूथों से आएगा जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड वो बूथ है। और ये बीजेपी के जो जिला प्रभारी संयोजक है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट आगे दे रखी है। तो कहा जा सकता है कि पूरा जहां से बीजेपी को ज्यादा गेन करना है, जहां उन बूथों से ज्यादा संख्या 200 से भी अधिक हो सकती है, वहां पर पूरी तरह फोकस रहने वाला है, क्योंकि अब लक्ष्य तो ले लिया हाथ में और सदस्यता अभियान का दूसरा चरण चल रहा है, तीसरा चरण भी काम में लिया जा सकता है। मोटे तौर पर बीजेपी पहले चरण के से अधिक दूसरे चरण में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और जयपुर राजधानी है, जयपुर में भी संख्या में इजाफा हुआ है। जेपी नड्डा की कोशिश रहेगी कि जनप्रतिनिधि पूरे मनोयोग से जुड़े, क्योंकि अब तक की जो बीएल संतोष की रिपोर्ट पहुंची थी ऊपर और बीएल संतोष दौरा करके गए थे, उसमें उन्होंने एक बात मोटे तौर पर कही
कि सदस्यता अभियान या कोई भी अभियान हो, वो तब सक्सेसफुल होता है जब खुद कार्यकर्ता उसमें जुटता है। और कार्यकर्ता जुटता है तो उसको लगता है कि वो पूरा प्रयोग बीजेपी का या संगठन का सफल रहा। अभी तक कार्यकर्ता की जो मनोस्थिति है वो जुट नहीं पा रहा। कार्यकर्ता अभी इस बात को लेकर मन में थोड़ा सा संशय रहता है, बोलते हुए नजर भी आते हैं कि हमारी सरकार में हमारे काम नहीं हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि हमारे सुन नहीं रहे हैं। ये तो सामंजस्य दिग्गजों को बिठाने की जरूरत है ताकि वो विश्वास पैदा हो सके योगेश जी। और जो पहला चरण रहा वो इतना अच्छा भी नहीं रहा जो नतीजे आए हैं। तो क्या थोड़ी सी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कई बार ऐसी कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है, तो क्या इस बैठक में भी कुछ इस तरीके के निर्देश होंगे कड़वी दवाई वाले? देखिए, सबको साथ लेकर चलना होगा। बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, संगठन यहाँ पर सर्वोच्च कहा जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दलों में शुमार है संख्या के लिहाज से भी। कड़वी दवाई की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जोश भरने की आवश्यकता है, यहाँ पर उत्साह भरने की आवश्यकता है। अभी कई तरह की जब खबरें आती है इधर उधर से, जब अन्य राज्यों से बीजेपी वहाँ एग्जिट पोल में पीछे नजर आती है, तो उसका भी असर कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, उसका भी असर पड़ता है, सरकार के कामकाज का भी पड़ता है। बहुत सी बातें जब सत्ता आती है तो संगठन में पदाधिकारी हुए, कार्यकर्ता हुए, उनको ये लगता है कि अब हमारी सरकार आ गई तो लगना चाहिए हमारी गवर्नमेंट है, हमारे काम होने चाहिए, हमारे अनुसार अधिकारी लगने चाहिए। अभी भी आप अगर नोटिस करेंगे तो जहां 7 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, वहां आज भी पुरानी सरकार के अधिकारी काबिज है मुख्य जगहों पर। तो इसकी भी पीड़ा कार्यकर्ताओं के मन में है, जनप्रतिनिधियों के मन में इस बात को लेकर है कि उनके मन मुताबिक। तो जो अशोक गहलोत की सरकार थी बीते 5 साल, और खास तौर से आफ्टर रिवोल्ट के बाद, सचिन पायलट अशोक गहलोत के कैंप के बीच जो बगावत हुई, उसके बाद में जो अशोक गहलोत का जो कालखंड था वो अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का था। अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधियों को फ्री हैंड दिया, उनके मन मुताबिक उस इलाके में काम हुए, उनके मन मुताबिक वहां पर डेवलपमेंट हुआ या उनके मन मुताबिक वहां पर अधिकारी लगे। तो वो परिस्थितियां जो उस वक्त बनी थी, तो वो ऐसी स्थितियां बनी कि उस वक्त कांग्रेस के वर्कर को लग रहा था कि हमारे यहाँ हम जो कह रहे हैं वो हो रहा है। तो ऐसी फीलिंग्स जो है ना वो आनी बीजेपी के इस राज्य में कार्यकर्ताओं के उनमें आनी चाहिए। मोटे तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही उन्होंने कहा जा सकता है कि कम समय में तकरीबन 9 महीने के अंदर उन्होंने वो काम किए जो बहुत आसान नहीं होता। चाहे ईआरसीपी हो, चाहे आपका यमुना का जल लाना हो, और भी बड़े काम, चाहे कहा जा सकता है कि नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर, राइजिंग राजस्थान को लेकर। और अब की बार ये हमने देखा है कि मुख्यमंत्री या उनकी टीम इस कोशिश में जुटी रहती है कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हो, मतलब घोषणा ही नहीं हो, उनका काम नीचे तक हुआ। हमने देखा पिछली सरकार थी गहलोत साहब की, तो उसमें कई तरह के निवेश की बातें की गई, एमओयूज हुए, लेकिन वो जमीन पर उतने तेजी से नहीं उतर पाए। जिले भी बनाए गए तो जिले भी बहुत जल्दबाजी में बना दिए गए और बहुत बड़ी संख्या में बना दिए गए, जिसका लाभ न तो उन जिलों की जनता को हुआ और न सरकार को हुआ, और सरकार का रेवेन्यू भी कहा जा सकता है कि बिना मतलब उसमें लगा, सरकार की पूरी ब्यूरोक्रेसी भी जुटी। तो ये कोशिश है पुरानी चीजों को ठीक करने का काम भी। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि पुरानी चीजों को ठीक करने की कोशिश है, और बहुत ही विस्तार से आपने बताया भी योगेश जी, क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ताओं की जरूरत है कि वो राजस्थान के जो दिग्गज है, चाहे वो मुखिया हो या फिर प्रदेशाध्यक्ष हो, सामंजस्य बिठाएं, वो विश्वास पैदा करें। और राजस्थान के दिग्गजों को जरूरत है कि आलाकमान के साथ भी वैसा ही रिश्ता कायम रखे। और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली बैठक के बाद कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गजों में जोश उत्साह नजर आएगा, और जो एक टारगेट लेकर चल रही है बीजेपी, वो फिलहाल उनके अनुरूप होता हुआ भी नजर आएगा। बहुत शुक्रिया योगेश जी इस विस्तार से जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे।